एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शुक्रवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए दिन बड़ा है क्योंकि तारीख 17 नवंबर जब मध्य प्रदेश की सभी 52 जिलों की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी फेज के लिए बाकी बची 70 सीटें जो 19 जिलों में हैं उन पर वोट डाले जाएंगे। तो इस वक्त शाम के ठीक 5 बज रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर खत्म। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो गया है। 5 बजे तक ही छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का समय था और मध्य प्रदेश में अब आखिरी दौर का प्रचार चल रहा है। आखिरी 1 घंटा आप कह सकते हैं क्योंकि शाम 6 बजे मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले चुनाव में मुद्दे क्या क्या रहे हैं, किस तरीके से दोनों पार्टियों ने ये चुनाव लड़ा है, अब समय आ गया है जब इसी को लेकर चर्चा हो, इसी की बात की जाए। और अब जबकि वक्त है चुनाव प्रचार खत्म होने का, छत्तीसगढ़ में तो चुनाव प्रचार खत्म और मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मैं जल्दी से आपको जरा बता देती हूं किस तरीके से दिग्गजों की तरफ से ताकत झोंकी गई है इस चुनाव प्रचार में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रचार कैसा रहा है जरा ये जान लीजिए, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 5 दिन 5 जिले 5 रैली और 2 मंदिर दर्शन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। दूसरे स्टार प्रचारक अमित शाह 5 दिन 9 जिले 11 रैली 1 रोड शो गृह मंत्री अमित शाह ने की। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जबरदस्त आकर्षण का केंद्र और स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में बने, उन्होंने 2 दिन में 5 जिले कवर करते हुए 6 रैली करते हुए 1 रोड शो किया है। तो छत्तीसगढ़ में ये बीजेपी का प्रचार, इसका पूरा लेखा जोखा आपने देखा। इसी तरीके से अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कैसे जोर लगाया ये समझिए। यहां पर भाई बहन की जोड़ी, माफ कीजिएगा ये गलत यहां पर लिखा हुआ है, ये भाई बहन की जोड़ी जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों ने, राहुल गांधी 5 दिन 10 जिले 10 रैली और प्रियंका गांधी 2 दिन 5 जिले, और इसी तरीके से प्रियंका गांधी की तरफ से भी रैलीज की गई हैं और दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। छत्तीसगढ़ की फिलहाल मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार खत्म। और अब मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, ब्रजेश राजपूत भोपाल से हमारे साथ मौजूद है, मनोज्ञा लोईवाल रायपुर से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी, वीरेश पांडे भी कुछ देर में दतिया से हमारे साथ होंगे, और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ इंदौर से नीरज पांडे हैं, मदीहा खान छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, निपुण सहगल ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मदीहा का रुख कर लेती हूं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से मदीहा हमारे साथ मौजूद हैं। और मदीहा, चुनाव प्रचार खत्म छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और एक सन्नाटा सा अब महसूस हो रहा है यहाँ पर खड़े होते हुए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले बहुत ज्यादा शोर था। सभी पार्टियां जो है जोर शोर आजमा रही थी। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये लगता है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला, और यहाँ पर मनेंद्रगढ़ में ये जगह है जहां से कुछ दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये जगह है जनकपुर। जनकपुर में मैं इसलिए थी क्योंकि आज रेणुका सिंह जो बीजेपी का बड़ा चेहरा भी है और यहां से प्रत्याशी हैं भरतपुर सोनहट से, वो यहां पे चुनाव प्रचार कर रही थी, जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, जो मैनिफेस्टो में कई सारी उनकी चीजें थी उसको लेकर वो जोर दे रही थी यहाँ पर लोगों के, जनता के बीच जाकर। मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला जो है वो नजर आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है, 2 लोगों को रेस में अमूमन देखा जा रहा था, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है उसको भी अब रेस में देखा जा रहा है, क्योंकि एक जाति है यहाँ पे, गोंड जाति, और उसी के तीनों कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं। तो वो वोट अब कहां बटता है या सिर्फ गणतंत्र पार्टी को ये वोट चला जाता है, ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि चुनाव प्रचार में जोर तो सभी ने आजमाया, लेकिन किसको जिताती है यहाँ की जनता, ये अब देखना होगा। लोकतंत्र में जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन को ही फैसला करना है। 17 नवंबर वो तारीख जब यहाँ पर वोटिंग होगी। और इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, दोनों वरिष्ठ पत्रकार आप देख पा रहे हैं इस वक्त, रामकृपाल सिंह जी, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। रामकृपाल सर, पहले आपके पास आ रही हूँ। छत्तीसगढ़ में सियासी चुनौती, सत्ता हासिल करने की सबसे बड़ी आपकी नजर में किसके लिए क्या है? देखिए, जो फोरकास्ट अभी तक रहा है, चाहे ओपिनियन पोल जैसे कहा जाता है कि वहाँ पर बघेल जी एक
काफ़ी अच्छी ढंग से चुनौती दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अब ख़त्म हो गया है, कोई फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ माना जाता है कि कांग्रेस का अपर हैंड है। अब ये 3 तारीख को फैसला होगा कि क्या होता है। और मध्य प्रदेश के बारे में है कि भाई कांटे की टक्कर है, कोई भी हो मध्य प्रदेश पर आऊंगी, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शुक्ला जी को जरा जल्दी से आना चाहिए। शुक्ला जी, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ चुनाव की अगर बात की जाए तो बघेल मॉडल से शुरू होते होते जिस तरीके से वो महादेव ऐप तक पहुंचा और मामला भ्रष्टाचार को लेकर गरमाया, यही पूरा मिजाज छत्तीसगढ़ के इन विधानसभा चुनाव का। निश्चित तौर पे एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे आया उसे भी देखा जाए तो इस बार कांग्रेस की सीटें बहुत ज़्यादा घट रही हैं। उस घटने के कई कारण हैं। पहला कारण, भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़ी मुस्तैदी के साथ प्रधानमंत्री ने परोसा है, उसको लेके भी कहीं ना कहीं कुछ ही सही पर मतदाता वहाँ विचलित होगा। दूसरा है, वहाँ आदिवासी वोट जो हैं वो बट रहे हैं। जैसे अरविंद नेताम जो हैं वो बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, वो इस बार सर्व आदिवासी महासभा बना के चुनाव लड़वा रहे हैं। दूसरा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो भी वहाँ चुनाव लड़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सर्वे में भी हम आप सब लोग बैठे हुए देख रहे थे कि उत्तर बस्तर जो टी सिंहदेव का क्षेत्र है वहाँ भी कांग्रेस लूज कर रही है। तो ये सारे समीकरणों को देखा जाए तो हम कहते हैं कि ठीक है, भूपेश बघेल की सरकार बन सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बचना चाहिए इन सब बातों से और सर्वे का जिक्र हमें नहीं करना चाहिए यहाँ पर। जल्दी से अब जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को भोपाल। ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा ब्रजेश से जान लेते हैं, आज प्रचार का आखिरी दिन मध्य प्रदेश, अब तो आखिरी कुछ मिनट बाकी रह गए, मैं ये कहूं तो सही रहेगा। आप जहां पर हैं वहां पर मुझे बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं। यहां पर कौन स्टार प्रचारक, अभी किस तरीके का प्रचार, ये आखिरी कुछ मिनटों में कैसे जोर लगाया जा रहा है, दिखाइए जल्दी से तस्वीरें ब्रजेश। भगवान का सपना नहीं जी, हमारे मंच पर जल्द ही आपको नजर आएंगे। देखिए रोमाना, भोपाल की कोलार एरिया में खड़े हुए, यहाँ पे हुजूर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आखिरी सभा होनी है। शिवराज सिंह चौहान इस जगह पे हर चुनाव में आखिरी सभा करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ सभा है, मंच पर मुख्यमंत्री आने वाले। मगर मेरे पीछे आप देखिए, मेरे पीछे ढेर सारी जनता है, पूरे भगवा रंग में रंगी हुई है, टोपियां पहने हुए हैं, पट्टा पहने हुए हैं, बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखा रही है इस चुनाव की आखिरी सभा के लिए। बस थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं और इस मंच पे, इस सामने वाले ये जो मंच है, यहाँ से वो संबोधित करेंगे जनता को। और यहाँ पर 2 प्रत्याशियों को बुलाया गया है, हुजूर के और दक्षिण पश्चिम के। कुल मिला के पूरा जोर लगा रही है बीजेपी की जो आखिरी सभा है, इसमें अच्छी खासी भीड़ जुटाई गई है। और यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जो कुछ ही बोलेंगे उसको पूरे प्रदेश में बीजेपी प्रसारित करेगी जनता के नाम संदेश के तौर पे। तो कुल मिला के एक बड़ी ताकत और एक बड़ी परंपरा भी है शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की चुनाव प्रचार की आखिरी सभा वो इस कोलार में इसी जगह पे करते हैं। ये वाली परंपरा तो निभाई जा रही है, लेकिन बड़ा दिलचस्प ये रहा इस पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान, जिनको पार्टी की तरफ से आगे नहीं किया गया, चेहरा नहीं बनाया गया, वो फिर भी पार्टी के लिए तमाम परंपराएं निभाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिसंबर नतीजे आएंगे और अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे तो फिर ये परंपरा निभाते हुए जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, इसका कुछ फायदा उनको मिलेगा क्या, ये वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर सबसे ज्यादा अगर खलबली कहीं होगी तो वो खुद शिवराज सिंह चौहान के मन में ही चल रही होगी इस वक्त। ब्रजेश, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी सभी जगह भरोसा खो चुकी है, अब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के तरफ से जनता लड़ रही है बीजेपी से, इसीलिए ये इलेक्शन, ये चुनाव लोग त्रस्त होके कांग्रेस को मजबूत बना रहे हैं और कांग्रेस के तरफ झुकाव सबसे ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली जीतने वाली है यहाँ पर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का यह दावा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। कांग्रेस कह रही कि हम सरकार बनाएंगे, ऐसा 20 साल से कह रहे हैं। 20 साल से कह रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय, ये सब जो जोड़ी है वो आप लोगों का मुकाबला करने के लिए कह रही है कि हम तो हरा देंगे। एक थका हुआ है, एक चुका हुआ है। और मैं जरा जल्दी से अब बात कर लेती हूं
पॉलिटिक्स के सेमीफाइनल, क्योंकि 24 से पहले ये जो 23 का टेस्ट चल रहा है उसमें अहम पड़ाव आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रचार का शोर थम चुका है, मध्य प्रदेश में आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वो आखिरी ओवर वाला रोमांच इस वक्त सियासत के मैदान में, जब दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्वालियर, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण से जरा जानते हैं, इस समय जहां पर मौजूद है वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़, कार्यकर्ताओं की नारेबाजी सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन दिन भर क्या देखा आपने इस चुनाव प्रचार में, क्या खास रहा निपुण? बिल्कुल रोमाना, पूरा दिन बहुत रौनक रही और जो ग्वालियर क्षेत्र है उसका जो सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर के महाराज, वो आज मैदान में उतरे और 5 क्षेत्रों में उन्होंने रोड शो किया जिसमें काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिली और काफ़ी रिस्पांस भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर मैं दर्शकों को, चूंकि चुनाव प्रचार अब खत्म होने वाला है मध्य प्रदेश में, और एक ऐसा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ जो आमतौर पर नहीं देखा होगा दर्शकों ने। ये चुनाव कार्यालय है, मीडिया सेंटर है ग्वालियर क्षेत्र का। चूँकि 6 बजे की सीमा है और प्रचार पूरी तरह से बंद कर दिया जाना है, ऐसे में देखिए ये कार्यालय जो 1 महीने से पूरी गतिविधियां थी जहां पर, उसे बंद किया जा रहा है अब, और ये सारी प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। पूरे 1 महीने तक ये जो ऑफिस है ये 34 विधानसभा क्षेत्रों का पूरा एक सेंटर बना रहा जहां से कोऑर्डिनेटेड वे में चुनाव प्रचार चला है। देखिए एक एक चीज़, एक एक निशानी चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई हटाई जा रही है, क्योंकि अगर इन्होंने अभी नहीं हटाया तो थोड़ी देर में नगर निगम का दस्ता आएगा और ये सारी चीज़ें वो हटा देता, वो तोड़ देता, वो गिरा देता और शायद जुर्माना भी लगा दिया जाता इनके ऊपर। तो ये देखिए पूरा, देखिए वहाँ से वो बड़ा बोर्ड हटाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हटाई जा रही हैं और अभी से 5 मिनट के भीतर ताला लग जाएगा इस कार्यालय में, यानी सारी गतिविधियाँ रुक जाएंगी। तो कार्यकर्ताओं की ये आप देख सकते हैं गतिविधियां, और मैं बात करने की कोशिश करता हूं। ये बताइए ये क्यों आप लोग हटा रहे हैं? पूरा महीना भर रौनक रही यहाँ पर। चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कानून के हिसाब से चलती है, इसलिए हम समय से पहले ही इसको हटा के बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये 34 विधानसभा का संभागीय मीडिया सेंटर था और इसमें हमने महीने भर पूरे चुनाव का प्रचार प्रबंध संभाला यहाँ से। आज इसे हम बंद कर रहे हैं। चलिए, क्या लगा आप लोगों को? पहला महीना भर आप लोग यहाँ बैठे रहे, क्या आपके ग्वालियर क्षेत्र का बताइए, क्या लग रहा है, कैसा परिणाम आएगा? 34 में से 28 सीटें जीत रहे हैं हम, और जाहिर सी बात है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपनी पार्टी की जीत के ही वो बात करेंगे। हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त नीरज पांडे इंदौर से जुड़ गए और जरा नीरज से जानते हैं, खत्म होने वाला है प्रचार का शोर। नीरज आप बताइए, इंदौर में आप मौजूद हैं, किस तरीके से लगाया दिग्गजों ने जोर? देखिए इंदौर में आज मैं सुबह से घूम रहा था, सुबह से तो बड़ा कलरफुल दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे चीज़ें ठप सी होती जा रही। मेरे पीछे देखिए ये रथ है, भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी रथ है। ये रथ पूरे महीने भर अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा, लेकिन अभी ये 6 बजने से पहले ही यहाँ पे खड़ा हो गया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का संभागीय कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी का जो इंदौर का कार्यालय है वो ये कार्यालय है, और उसके नीचे भी बिल्कुल सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है कि अब चुनाव प्रचार उस तरह का तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ गुप्त बैठकें चल रही हैं। उन बैठकों में अब रणनीति आगे की बनाई जा रही है और ये माना जा रहा है कि कैसे चुनाव आगे जीता जाए, क्योंकि प्रचार तो हो गया, लेकिन अब वोटरों को वोटिंग सेंटर तक ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो यहीं आसपास रहते भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इस चुनाव प्रचार को किस तरह से वो लेते हैं। ये चुनाव प्रचार क्या माहौल है, आप क्या माहौल देखते हैं इस पूरे चुनाव प्रचार का? जी भाई साहब, इसमें बीजेपी का ही है अधिकतर। बीजेपी कार्यालय के सामने खड़े हैं इसलिए तो नहीं, बीजेपी का ही माहौल है पूरे शहर में, क्योंकि विकास अधिकतर बीजेपी के ही कार्यकाल में हुआ है और अन्य पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अच्छे काम हुए। माहौल क्या है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल है पूरे इंदौर में भी और पूरे मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किया है।
पिछले 20 सालों से। कांग्रेस ने तो एक बीमारू मध्य प्रदेश छोड़ा था। इसलिए तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नीचे खड़े हैं। आप भी देख रहे हैं सफाई में कैसे 6 बार से नंबर 1 है। इन्होंने कैसा शहर छोड़ा था, कैसा मध्य प्रदेश छोड़ा था। ठीक है, ठीक है। अच्छा नीरज, आप भी बार बार इस बात को बता रहे हैं और मैं भी दर्शकों को बता देती हूँ कि बिल्कुल बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़े होकर ये वो लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं और काफी हद तक बीजेपी के फेवर की बात रख रहे हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से राकेश शुक्ला जी को आना चाहिए। ये प्रचार का शोर खत्म, अब क्या होगा? नेता पूरी तरीके से रेस्ट करेंगे या नहीं 17 नवंबर तक, मतलब जिस दिन ईवीएम में उनकी किस्मत तय नहीं हो जाती तब तक धुकधुकी कैसी तैयारी रहेगी आगे? नहीं, चुनाव में दो टाइम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मतदान के 15 दिन पहले आप देखे होंगे कि पूरी ताकत दोनों पार्टियों ने, क्यों सभी पार्टियों ने लगा दिया प्रचार में। और जो आने वाला 48 घंटा है वो 48 घंटे किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसको एक एक मतदाता को मतदान केंद्र तक लाना है और मतदान केंद्र तक लाने की चुनौती कैसे पार की जाए, उससे कैसे निपटा जाए। आज 5 और 6 बजे के बाद जब ये बंद हो गया है चुनाव प्रचार, उसके बाद उस रणनीति पे काम करने के लिए, जैसे अभी नीरज ने बताया कि वहाँ पे कोर ग्रुप की बैठक हो रही, उस कोर ग्रुप की बैठक में मूलतः यही हो रहा है बूथ मैनेजमेंट, कि किस बूथ में कितने लोगों का काम है, कौन कहाँ पे है, उसके पास सामग्री पहुँची है नहीं पहुँची, सभी वार्डों में पर्ची पहुँच गई है नहीं पहुँच गई। और साथ ही जो पन्ना प्रमुख की बात शुरू किया था अमित शाह जी ने, वो पन्ना प्रमुख के जरिए प्रत्येक मतदाता यानी 100 मतदाताओं के बीच एक टोली, तो और वो 100 मतदाताओं को लाने की जिम्मेदारी उस टोली की होगी। मुझे लगता है दर्शकों को इस पर गौर करना चाहिए। बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख, अब यहां से प्रमुख भूमिका में आते हुए पन्ना प्रमुख होंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए होता क्या है कि जब ये चुनाव प्रचार ऑफिशियली बंद हो जाता है जी, इसके बाद 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे। एक तो ये होता है कि डोर टू डोर कैंपेन वो बिल्कुल सामने ना आए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक एक आदमी से मिल करके। दूसरा, बीजेपी का जो एक विंग है जो इसको कहते हैं कि प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, यानी घर से मतदान तक ले जाना, और एक एक चीज़ का जो पन्ना प्रमुख और छोटे छोटे लेवल तक जो उनका संगठन रहता है, इसमें संघ की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो वो अब से लेकर के वो हर एक जगह वो दुरुस्त करेंगे कि बिल्कुल सब चीज़ें सही है कि नहीं है। ये बात अलग है कि मतदाता के मन में क्या है, वो किसको वोट देगा नहीं देगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी करती है दूसरी पार्टियों की तुलना में बीजेपी का ये जो सिस्टम है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है जी। क्योंकि रामकृपाल जी जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का जिक्र करके संगठन की बात कर रहे हैं, और इसी को जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बीजेपी की एक बड़ी यूएसपी और उसकी मजबूती मानते हैं कि साहब उसका जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, उसका जो कार्यकर्ता है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। इस सब के बीच में आपको लेकर चलती हूँ हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे दतिया से इस वक्त मौजूद हैं। दिन भर वीरेश पांडे ने आप तक दतिया से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के सभी रंग पहुंचाए हैं और अब शाम ढल रही है, चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है और आपके पीछे वो भीड़ भी नहीं नजर आ रही है मुझे रंग बिरंगी जो दिन भर आपने दिखाई है। तो अभी क्या माहौल है? देखिए आपने अगर भीड़ की बात की होती तो सुबह 4 बजे से नरोत्तम मिश्रा जो मॉर्निंग वॉक करते हैं 5 किलोमीटर, इस उम्र में जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो 4 बजे से प्रचार कर रहे थे। सुबह उन्हें 6 बजे मैं दतिया मंदिर के सामने पकड़ लिया, उस वक्त भी उनके साथ 150-200 लोग थे। उसके बाद से वो आए और उसके बाद नित्य कर्म करने के बाद फिर चुनाव प्रचार में निकले। अभी रोड शो कर रहे थे और रोड शो खत्म करने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि सभी लोग बहुत ही नियमबद्ध तरीके से जो चुनाव आयोग है उसके अनुशासन का पालन करना है। लेकिन जैसा कि हमारे समीक्षक कह रहे थे और वरिष्ठ लोग कह रहे थे, जो मैंने चुनाव देखा है, मैं प्रत्याशी के तौर पर लोगों को देखा है नजदीक से कि ऐसे समय में वो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की बातों को मानते हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन करने से उन्हें कोई रोक नहीं पाता। किस लिहाज से कि अगर वो किसी की शादी में चले गए, किसी की बारात में चले गए, किसी की मरनी में गए, किसी के जीने में गए, किसी के छठी में गए, किसी के बरही में गए, किसी के जन्मदिन में गए, इसे कौन चुनाव आयोग रोक लेगा? किसी का हाल चाल पूछने गए, इसे कौन रोक लेगा? कोई चुनाव आयोग नहीं रोक सकता कि आप किसी के घर चाय पीने पे नहीं जा सकते। लेकिन उनके चुनाव प्रचार का तरीका बदल जाता है, बूथ मैनेजमेंट पर प्रयास
नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका काम बदस्तूर जारी रहेगा, बस तरीका बदल जाएगा। फिलहाल वो जो प्रचार का शोर है ना, वो थम जाएगा। अब जो होगा वो चुपके चुपके बड़े ही हल्के हल्के अंदाज में होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में खत्म होने वाला है चुनाव प्रचार। करीब आधे घंटे के बाद जो चुनाव प्रचार का शोर है वो मध्य प्रदेश में थमने वाला है। 17 नवंबर मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर वोटिंग होनी है और आज प्रचार का शोर थमने वाला है। 52 जिले मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को नतीजे, और 3 दिसंबर को पांचों जो राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके एक साथ नतीजे आएंगे। सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर यहीं आप देखेंगे हमारे साथ। इस बीच मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के वीवीआईपी उम्मीदवार, इसके बारे में जरा आपको जानकारी देते हैं। बीजेपी के कुछ वीवीआईपी उम्मीदवारों पर नजर डाल लीजिए आप, एक एक करके ये वीवीआईपी उम्मीदवार आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री प्रदेश के, बुधनी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, दतिया से प्रत्याशी हैं। नीचे आप देख रहे हैं नरेंद्र तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री, जिनको दिमनी से प्रत्याशी बनाया गया है। प्रहलाद पटेल को देख रहे हैं आप, केंद्रीय मंत्री हैं, 5 बार के लोकसभा सांसद हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव प्रहलाद पटेल लड़ रहे हैं। नरसिंहपुर से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के जब टिकट दिया गया तो खुद भी हैरान हो गए कि मुझे कैसे चुनाव मैदान में उतार दिया। इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया गया है कैलाश विजयवर्गीय को। तो ये मध्य प्रदेश में बीजेपी के वीवीआईपी उम्मीदवारों को देखा आपने, और अब इसी तरीके से बदलिए जरा ये स्क्रीन और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वीवीआईपी उम्मीदवार कौन है, जरा उन चेहरों पर भी एक नजर डाल लीजिए। इसमें कमलनाथ है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 9 बार सांसद रहे, छिंदवाड़ा से प्रत्याशी कमलनाथ एक बार फिर चुनाव मैदान में। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, 3 बार के विधायक हैं, ये चाचौड़ा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और इसी तरीके से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, वो राघोगढ़ से प्रत्याशी हैं, 2 बार के विधायक हैं। वहीं आप देख रहे हैं जीतू पटवारी कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। राऊ विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। और आप अजय सिंह को देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं और ये एक बार फिर से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस बीच हम आपका परिचय करा देते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं भोपाल से अभिषेक उपाध्याय, जैनेन्द्र छिंदवाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीनिवास मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ रविकांत अंबिकापुर से इस वक्त मौजूद हैं। आपको सबसे पहले जैनेन्द्र के पास लेकर चलेंगे, छिंदवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आधा घंटा बाकी रह गया है, चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। अभी भी दिग्गज मैदान में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर अब रवानगी? बिल्कुल रोमाना, प्रचार का शोर खत्म होने वाला है, बल्कि यूं कहें कि जितनी बड़ी सभाएं होनी थी वो लगभग हो गई हैं। छिंदवाड़ा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरी सभा की, और जिनके लिए सभा की बीजेपी के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू मेरे साथ हैं। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस पूरे प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे रही है और छिंदवाड़ा में कमलनाथ को चुनौती दे रहे हैं बंटी साहू। बहुत बड़ा नाम आपके सामने है, 9 बार के सांसद हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर मुख्यमंत्री की दावेदारी है। कितनी चुनौती आप दे पा रहे हैं? देखिए, कोई बड़ी चुनौती नहीं है कमलनाथ जी, क्योंकि पिछले 43 वर्षों में जिस तरीके से छिंदवाड़े को उन्होंने धोखा दिया है, तो इस बार चुनाव कोई विवेक बंटी साहू वर्सेस कमलनाथ नहीं है। इस बार का चुनाव छिंदवाड़े की जनता वर्सेस 43 वर्षों का धोखा है, इसलिए यह कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आज जिस तरीके से जनता ने अपना चुनाव अपने हाथों में लिया है और जो 43 वर्षों में धोखा खाया है, तो इससे निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की हार होने जा रही है, क्योंकि आपने भी देखा है। आप दावा कर रहे हैं कि आप कमलनाथ को इस सीट से जीतने नहीं देंगे? 100% कमलनाथ जी चुनाव छिंदवाड़े से। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बंटी जी? बिल्कुल, मुझे जनता पे विश्वास है। देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्हें पूरे मध्य प्रदेश में घूमना चाहिए। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 19 तारीख से 29 तारीख के बीच में 8 दिन छिंदवाड़ा में थे, अभी पिछले 5-6 दिनों से छिंदवाड़ा में है। आपकी वजह से? हाँ बिल्कुल, जो छिंदवाड़ा की जनता की वजह से। मैं इसमें अपना बहुत ज्यादा क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता है और वो कमलनाथ जी जो छिंदवाड़े की जनता को 2-2 घंटे इंतजार करवाते थे, अब एक नुक्कड़ सभाओं में जहां 25-50 लोग रहते हैं, अब छिंदवाड़े की जनता उनको 2-2 घंटे का इंतजार। रोमाना, छिंदवाड़ा में एक बार और बंटी साहू बनाम कमलनाथ हो चुका है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यहां चुनाव लड़ा था और तब 25,000 के ही अंतर से जीत पाए थे। इस बार बंटी साहू का कहना है कि वो कमलनाथ को हरा देंगे। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ये दावा कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी। दावों का ये दंगल 3 दिसंबर तक यूं ही जारी रहेगा जब तक नतीजा नहीं आ जाएगा। मैं जरा जल्दी से अभिषेक उपाध्याय के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अभिषेक। दिन भर आपने चुनाव प्रचार में आज दिग्गजों को कैसे जोर लगाते हुए पाया?
रोमाना, भोपाल से अभी जो आपने जिक्र किया है, आपने चचौरा का जिक्र किया, आपने राघोगढ़ का जिक्र किया, ये पूरा पैच कवर किया मैंने गुना की और वहां से लौटते समय की आपको कहानी बता रहा हूं कि आखिरी दम की लड़ाई देखी है कि आखिरी समय में जितनी ताकत लग सकती है लगा दी जाए। राघोगढ़ में मैंने देखा कि वहां पर लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह एक मंच पर आखिरी प्रचार समाप्त होने के पहले की आखिरी सभा कर रहे थे। लगातार बाइक रैलियां निकल रही थी, लगातार छोटी छोटी जो नुक्कड़ सभाएं होती वहां उनके समर्थक एड्रेस कर रहे थे। तो पूरी ताकत लगाई जा रही है और ये आखिरी समय की जब बात मैं आपसे कर रहा हूं तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसी बातें यहां बहुत चर्चा में है कि आखिरी समय पर चीजें बदल सकती हैं, आखिरी समय पर राजनीति का ऊट करवट बदल सकता है। और जो बड़े फैक्टर हैं वो कुछ जैसे कि लाडली बहना योजना हो गई, राम मंदिर हो गया, या पीएम मोदी का या कांग्रेस का ओबीसी कार्ड, इस तरह की जो बातें हैं ये आखिरी मौके पर कुछ गेम को चेंज कर सकती है। और आखिरी मौके पर वो जो गेम चेंजर्स की बात आप कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है जरा वायरल वीडियोस का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। उनको लेकर भी जो सियासत है उसको लेकर जमकर आर पार देखने के लिए मिला है। और ये सबसे बेहतर मुरैना से श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो बता पाएंगे ये आखिरी दिन चुनाव प्रचार का और ऐसे में दिग्गज कैसे बड़े बड़े मंचों से एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए। श्रीनिवास, आपने आज प्रचार का क्या रंग देखा? रोमाना, देखिए आज यहाँ मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर पूरे दिन अलग अलग विधानसभाओं में प्रचार करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे ये सिकन नजर आ रही थी कि जो वायरल वीडियो का बम लगातार फूट रहा था और इसमें वो पत्रकारों से बात नहीं कर रहे थे। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमारे खिलाफ ये साजिश हुई है। खैर किसी तरह आज एबीपी की टीम उन तक पहुंची, लेकिन वो इन सवालों से कटती रही। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप ये साजिशों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये साजिशें हैं, साजिशें, और उसके बाद हमारी बातचीत वहीं पे ख़त्म हो गई, जिसका हमें अंदेशा था कि इसके आगे वो बात नहीं करेंगे। और एक और बात बताऊं कि जब मैं तमाम इलाकों में घूम रहा था तो हमारी मुलाकात केंद्र में मंत्री एसपी सिंह बघेल से हुई, जिनको यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है। उनसे जब हमने जातिगत जनगणना की बात की, इन तमाम मुद्दों पे बात किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी का नारा तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहूँगा कि बेटियां आज भी बिरादरी में ही ब्याही जाती हैं और मेरे माथे पे भी मेरे बिरादरी का ठप्पा है। तो इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं जो जातिगत सूची है, जो जातिगत प्रभाव है, वही काम में आएगा। और एक बात और कहा, शायद इसका कुछ और भी मायने निकल सकते हैं। मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में पूछा कि ये ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी कांग्रेस के तुरुप के इक्के होते थे वो आपके पास हैं, लेकिन बघेल का ये सीधा सीधा जवाब था कि तुरुप के इक्के के अलावा 3 और इक्के होते हैं। तो उन्होंने कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 4 इक्के हैं जो यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में घूम रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये वायरल वीडियो का बम जो है ये भाजपा को अंदरूनी तौर पे परेशान कर रहा है। मैं लौटूंगी, आप सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसका मुद्दा चलेगा, किसका मुद्दा फेल हो जाएगा, किसकी राजनीति से खेल हो जाएगा। तो खत्म प्रचार का शोर, किसमें कितना जोर, सीधे आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा रविकांत से जानते हैं इस बार दूसरे चरण में जिन 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उसमें अंबिकापुर, जहां पर आप मौजूद हैं, डिप्टी सीएम की सीट से लेकर सीएम तक की सीट पर वोटिंग होने वाली है। किस तरीके से कमर कस के आज प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने तैयारी की है, रविकांत? देखिए आज जबरदस्त तरीके से प्रचार कार्य हुआ है। यहाँ बता दें कि हम जहाँ इस समय खड़े हैं घड़ी चौक है अंबिकापुर का। यहाँ पर सामने एक बड़ा मैदान है, कला केंद्र मैदान। यहाँ पर 5:30 बजे तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी बड़ी फौज यहाँ पर मौजूद थी और 5 बजे तक भाषण हुआ है जेपी नड्डा का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं। उनको 3 बजे आना था लेकिन थोड़ा देर से आए और 5 बजे तक उन्होंने अपना स्पीच दिया। रोमाना, एक बात बताएं, जल्दी से ठीक है, समय इतना ही है, माफ कीजिएगा रविकांत। तो प्रचार के आखिरी दिन कैसे दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया, आप देख रहे थे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ग्राउंड जीरो से स्पेशल शो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।